नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस परेड के एट होम कार्यक्रम में लिया हिस्सा। एनसीसी कैडेट्स, जनजातीय मेहमानों और झांकी कलाकारों से किया संवाद। एक भारत श्रेष्ठ भारत, महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक में जोरदार हंगामा। व्यवहार के चलते 10 विपक्षी सांसद दिन भर के लिए निलंबित। विपक्ष ने बात नहीं सुने जाने का लगाया आरोप। दिल्ली में चुनाव प्रचार चरम पर, सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने संभाली कमान। केजरीवाल की सुरक्षा कम किए जाने पर आपको कड़ी आपत्ति। बीजेपी पर लगाया हत्या की साजिश का आरोप। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, कृषि व ग्रामीण क्षेत्र के लिए रोजगार व समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा सहकारिता। पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार पर सहकारिता क्षेत्र को कमजोर करने का लगाया आरोप। हमास ने शनिवार को रिहा होने वाले 4 और बंधकों के नाम की घोषणा की। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, समझौते के तहत तय समय सीमा तक लेबनान से वापसी नहीं कर पाएगी इजरायली सेना। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की आज बैठक में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बाद समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने 10 विपक्षी सांसदों को समिति की कार्यवाही से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया, जिसके बाद राजनीतिक वार पलटवार देखने को मिला। 8 अगस्त को लोकसभा में बिल पेश होने के बाद जेपीसी का गठन किया गया था। उसके बाद से जेपीसी की 3 दर्जन से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं और आने वाले बजट सत्र में जेपीसी को अपनी रिपोर्ट भी संसद में पेश करनी है। वक्फ पर बैठक, विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही पर उठे सवाल, 10 सांसदों के निलंबन पर सवाल। वक्फ पर जेपीसी की बैठक पहले भी हंगामेदार हुई है, लेकिन शुक्रवार को दिल्ली में संसद भवन परिसर में जो कुछ हुआ वो अप्रत्याशित रहा। सुबह बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद ही हंगामा मच गया। समिति की बैठक के दौरान विपक्ष के सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। जेपीसी अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों के व्यवहार के चलते 10 सदस्यों को दिन भर की कार्यवाही से निलंबित भी कर दिया। इन सदस्यों के निलंबन का प्रस्ताव सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से रखा गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इस कमेटी की बैठक में हंगामा किया और बिल के अंदर आकर के झगड़ा करने की कोशिश किया, गालियां दिया। मुझे लगता है आज उन्होंने सारी मर्यादा और सारी सीमाएं तोड़ दी और मुझे लगता है कि पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। निलंबित सांसदों में कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए राजा, असदुद्दीन ओवैसी, नासिर हुसैन, मोहिबुल्ला, एम अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीमुल हक और इमरान मसूद शामिल हैं। पहले समिति के सामने जम्मू कश्मीर से आए आमंत्रित सदस्यों ने अपनी राय रखी। वक्फ बिल में संशोधनों को लेकर अपने सुझाव समिति के सामने रखे गए। इस दौरान कल्याण बनर्जी सहित विपक्षी सांसदों ने खूब हंगामा किया। विपक्ष का विरोध इस बात को लेकर है कि 27 जनवरी को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करने का प्रस्ताव उनके अनुसार सही नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार जेपीसी की बैठक के दौरान टीएमसी के कल्याण बनर्जी और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद जेपीसी की बैठक 27 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। जेपीसी की बैठक में दोनों पक्षों के बीच हंगामा इस हद तक बढ़ गया कि मार्शल को बुलाने की नौबत आ गई। ये अपोजिशन जो मेजॉरिटी है उसकी आवाज को दबाना चाहती है, हल्ला हंगामा करती है, या किसी विषय पर बात नहीं करना चाहती है। और 27 की मीटिंग जो है सभी लोगों का मतलब मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो हैं उनका ये सजेशन है कि 27 की मीटिंग होनी चाहिए। वी हैव फोल्डेड द रिक्वेस्ट द चेयरमैन। ये देखिए 24 तारीख तो आज हाँ हो गया, ठीक है हम लोग कर देंगे, लेकिन 7-8 तारीख नहीं हो गए। हम लोग को भी कमिटमेंट है 30 से हाउस हो रहा है। हम लोग सब रिशेड्यूल किया है 24-25 का प्रोग्राम को 27, 28, 29
कल रिपब्लिक डे है, होल डे हम लोग को कॉन्स्टिट्यूंसी में रहना होगा। विपक्ष के आरोपों को जेपीसी के अध्यक्ष ने खारिज करते हुए कहा कि समिति ने देश भर में बैठकों का आयोजन किया है। सभी प्रमुख पक्षकारों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया है। जिसको जिसको उन्होंने कहा हमने डेलीगेशन बुलाया, करीब 250 स्टेक होल्डर्स को बुलाया, 34 बैठकें यहाँ किया, पूरी कंट्री में हमने इसका डिटेल डिलिब्रेशंस किया, तमाम राज्यों में गए। वक्फ बिल पर बनी समिति की दिल्ली सहित कई राज्यों में 3 दर्जन से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। इसकी अगली बैठक 27 जनवरी को होनी है। गौरतलब है कि वक्फ संशोधन बिल 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे संसद की दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया था। समिति का कार्यकाल बीते सत्र के दौरान बढ़ाया भी गया था। समिति को बजट सत्र में अपनी रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश करनी है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा का मामला दिल्ली में राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल को Z+ सुरक्षा दे रखी है, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से उनको दिल्ली में दी जा रही सुरक्षा पर मामला गर्मा गया है। इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को घेरा है और उनकी राजनीतिक शैली पर सवाल खड़े किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में आने से पहले सुरक्षा न लेने की बात कही थी, लेकिन अब डबल सुरक्षा लेने पर उनकी शैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। केजरीवाल की सुरक्षा घटी, दिल्ली में सियासत बढ़ी। केजरीवाल के दावों पर बीजेपी के सवाल, आम आदमी पार्टी मचा रही बवाल। आया है। चुनाव से 10 दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल जी पे रोज हमले हो रहे हैं, तब पंजाब पुलिस को हटा दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। वो आज मुख्यमंत्री भी नहीं है, लेकिन एक राज्य केवल दिल्ली का ही नहीं, यहाँ की सिक्योरिटी तो है ही है, केंद्र की भी, पंजाब की भी। पंजाब के मुख्यमंत्री से ऊपर उनका नाम है Z+ सिक्योरिटी पे। ऐसा कौन सा, क्यों है? केजरीवाल कहा करते थे कि सिक्योरिटी तो आम आदमी के लिए होनी चाहिए, नेता के लिए नहीं। तो आज तुम्हारे पास सिक्योरिटी कहां पहुंच गई? अच्छा है कि पुलिस सिक्योरिटी हटाई गई है। जब कोई नेता सड़कों पे बदनाम हो जाता है तब उसे अपनी रक्षा सुरक्षा का डर होता है, और मुझे लगता है वो डर इनके सर पे अब छाया हुआ है। इस बीच आम आदमी पार्टी पर विधानसभा की टिकट बेचने की लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं। ताजा मामला जनकपुरी से वर्तमान विधायक राजेश ऋषि से जुड़ा है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर विधानसभा की टिकटें बेचने का आरोप लगाया है। जिस आदमी को हम कट्टर ईमानदार कहते थे, आज वो कट्टर बेईमान हो गया है, क्योंकि मुझसे भी 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे, पर्सनली खुद मांगे गए मुझसे। तो ये केजरीवाल जी कर क्या रहे हैं? सेवा के लिए आए थे, आज ये सेवा हो रही है। हमारे यहाँ भी जनकपुरी के अंदर जिसको टिकट दिया है वो भ्रष्टाचारी है 1 नंबर का, लेंटर माफिया 1 नंबर का। आम आदमी पार्टी में इस बार टिकटों के बंटवारे पर काफी घमासान मचा हुआ है। कई उम्मीदवारों ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। कुछ उम्मीदवार तो निर्दलीय भी लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी अमानतुल्लाह खान के बेटे की रंगबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। बिना हेलमेट मॉडिफाइड बाइक चलाने को लेकर पुलिस के रोके जाने पर आप के विधायक बेटे ने पुलिस से अभद्रता की और अपने पिता के विधायक होने की बात कही। इस पूरे मामले का वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला राजनीतिक रूप से भी गर्मा गया है। इससे पहले भी एक बार अमानतुल्लाह खान के बेटे का नोएडा के पेट्रोल पंप पर बिना पैसे दिए पेट्रोल भरवाने का मामला सामने आया था। आप विधायक के बेटे का चालान, अमानतुल्लाह खान के बेटे ने मचाया बवाल।
सड़क पर मचा संग्राम, मचा सियासी घमासान। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के बेटे की दादागिरी और पुलिस को धौंस दिखाने के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने गश्त के दौरान बुलेट पर सवार 2 लड़कों को रॉन्ग साइड बाइक चलाने के लिए रोका। बुलेट में मॉडिफाई साइलेंसर लगा था, जिससे तेज आवाज निकल रही थी। इतना ही नहीं, वो बाइक को टेढ़े मेढ़े तरीके से चला रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका और उनसे लाइसेंस और आरसी मांगी, लेकिन वो नहीं दिखा पाए। पूछताछ में बाइक चला रहे लड़के ने खुद को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान का बेटा बताया और कहा कि आप चालान कैसे काट सकते हैं। उन्होंने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया और आरोप लगाया कि पुलिस ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो आप विधायक का बेटा है। अब्बू जी, ये सबसे सामने यहाँ ये यहाँ कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। मैं बदमाशी कर रहा हूँ? ये मतलब मैं बदमाशी कर रहा हूँ? ये ऐसी बातें कर रहा हूँ? तुमने कहा सीधा मैं विधायक का बेटा हूँ, तुमने कहा मैं सीधा विधायक का बेटा हूँ। पुलिस उसकी बुलेट थाने ले गई। मॉडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट लाइसेंस और आरसी के बाइक चलाने के साथ साथ गलत तरीके से ड्राइव करने का मामला दर्ज कर लिया। बाइक को संबंधित धाराओं में जब्त कर लिया गया है। बस पटाखे वाली बाइक चला रहे थे, उनको हमने रोका था, रोक के थोड़ा मिसबिहेव करने लगे, उसको हमने फिर चालान कर दिया। अमानतुल्लाह तो बोला ठीक है, जो क्या करेंगे आप बंद करेंगे, ले जाइए, बंद कर दीजिए। एक एमएलए को जो जिस तरह का बिहेव करना चाहिए उनको अपने बेटे को बल्कि डांटना चाहिए, और उल्टा हमें कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे। इस मामले में पुलिस के साथ दुर्व्यवहार, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, बिना हेलमेट वाहन चलाने, संशोधित साइलेंसर का उपयोग करने और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने के आरोप में 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अब इस मामले में तमाम दलों ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया है और उसके वीआईपी कल्चर पर सवाल उठाए हैं। ये उनका आज का काम नहीं है, हमेशा से ही वो ऐसे बदतमीजी, ऐसी गुंडागर्दी करते आए हैं, और अगर कोई ऐसा काम करेगा तो दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ में एक्शन लेगी। आज एएपी का मतलब एरोगेंट, अराजक, आपराधिक पार्टी बन चुका है। पुलिस लाइसेंस, आरसी मांगती है तो कोई भी आम आदमी उसको दिखाता है, तो यहाँ पर बोलते हैं कि मेरा बाप एमएलए, मैं नहीं दिखाऊंगा, मुझे नहीं आवश्यकता है इसकी। ये दिखाता है कि कैसे सियासी धर्मांतरण हुआ है। अन्ना से लालू तक, स्वराज से शराब तक, झाड़ू से दारू तक, छोटे घर में रहेंगे से शीश महल तक, वीवीआईपी एरोगेंस दिखाने तक। हैरान करने वाली बात है कि देश की राजधानी में सिर्फ रसूखदार के आप पुत्र हैं इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने पास बंदूक गोली रख सकते हैं, बुलेट रख सकते हैं। ये दिल्ली की परंपरा नहीं है। दिल्ली में ये वक्त बहुत पहले, बहुत दशकों पहले खत्म हो चुका था। फिलहाल ये मामला सियासी रंग लेता दिख रहा है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से वीआईपी कल्चर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी गणतंत्र दिवस परेड के एट होम कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले जनजातीय मेहमानों, एनसीसी कैडेटों, एनएसएस स्वयंसेवकों, राष्ट्रीय रंगशाला शिविर के कलाकारों और झांकी कलाकारों के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली VSS को हरी झंडी दिखाई। ये प्रणाली पीएम मोदी की मेक इन इंडिया पहल का एक उदाहरण है। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने विकसित और डिजाइन किया है। तो संजय एक स्वचालित प्रणाली है। सभी जमीनी और हवाई युद्ध क्षेत्र सेंसर से जानकारी को ये एकत्र करता है। संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली ये युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता को बढ़ाएगा। VSS अत्याधुनिक सेंसर और अत्याधुनिक एनालिटिक्स से लैस है। ये लंबी भूमि सीमाओं की निगरानी भी करेगा। घुसपैठ को रोकने में भी मददगार होगा। और अद्वितीय सटीकता के साथ स्थितियों का आकलन करेगा। खुफिया निगरानी और टोही भूमिका इसकी काफ़ी अहम होगी। और भारतीय सेना में डेटा और सिस्टम में
इसके बाद बड़ा बदलाव होगा। सेना और बीईएल द्वारा स्वदेशी और संयुक्त रूप से विकसित है संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली। विदेश मंत्रालय की आज साप्ताहिक प्रेस वार्ता थी, जिसमें मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कई मुद्दों पर स्पष्टता दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अवैध प्रवासी और व्यापार में अतिरिक्त टैक्स लगाने के मुद्दे पर भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की बात कही है, तो बांग्लादेश के साथ लगती सीमा पर हुए समझौते के तहत बाड़ लगाने की बात भी कही है। विदेश सचिव की आगामी चीन यात्रा के कार्यक्रम की जानकारी भी मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद से अमेरिका अवैध प्रवासियों पर सख्त रुख अपनाए हुए है। इसकी चपेट में कई भारतीय नागरिक भी आ सकते हैं। अवैध आवर्जन को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत इसके खिलाफ है। ये संगठित अपराध के कई रूपों से जुड़ा हुआ है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिका या अन्य किसी देश में बिना उचित दस्तावेजों के रह रहे भारतीयों की स्वदेश वापसी में मदद की जाएगी, लेकिन इसके लिए उन्हें ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जो उनकी भारतीय नागरिकता की पुष्टि करते हों। हम इसके खिलाफ हैं, इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ हैं। खासकर इसलिए भी खिलाफ हैं क्योंकि इसका वास्ता संगठित अपराध से है, कई देशों में होता आ रहा है। और बाहर में अगर कोई अवैध रूप से रह रहा है, अगर उस इंडिविजुअल का हम ये स्थापित कर सकते हैं कि भारतीय नागरिक तो हमेशा तैयार रहते हैं लेने के लिए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कई देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अमेरिका के संबंध बहुत मजबूत और बहुआयामी हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंध भी बेहद खास हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारा दृष्टिकोण हमेशा से मुद्दों को रचनात्मक तरीके से हल करने का रहा है। हम अमेरिकी प्रशासन के साथ करीबी संपर्क में हैं। भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय संबंध बहुत मजबूत हैं। दोनों देशों के रिश्तों में एक प्रकार का ट्रस्ट का भाव बहुत ऊंचा है। और आपने देखा होगा अभी जब विदेश मंत्री की यात्रा हुई उस दरमियान, जैसा कि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि दोनों तरफ से ये मंशा है कि इस रिश्ते को और मजबूत किया जाए, इसको बड़े पैमाने पर एक बड़े सोच के साथ आगे लिया जाए और इसमें और भी एम्बिशियस जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, द टू साइड्स आर कीन टू बिल्ड अ बोल्डर, बिगर एंड मोर एम्बिशियस रिलेशनशिप। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 26-27 जनवरी को विदेश सचिव विक्रम मिस्री चीन की यात्रा पर रहेंगे। विदेश सचिव चीन में अपने समकक्ष उप मंत्री से मिलेंगे, जहां द्विपक्षीय हितों के सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। उधर भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के मामले पर उन्होंने कहा कि इसे लेकर कई समझौते हुए हैं। अपराध संबंधित घटनाओं पर विराम लगाने के लिए सीमा पर बाड़ का लगाया जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने बांग्लादेश से समझौते के पालन की उम्मीद जताई। रणधीर जायसवाल ने सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान से सख्त कार्रवाई करने का भी आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित सहकारिता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सहकारिता क्षेत्र से संबंधित विभिन्न कार्यों का शुभारंभ भी किया। सम्मेलन में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता वर्ष भारत जिस तरह से मनाएगा, इसके बाद भारत में सहकारिता अनेक कदम आगे बढ़ जाएगी। सहकारिता वर्ष भारत जिस तरह से मनाएगा, इसके बाद भारत में सहकारिता अनेक कदम आगे बढ़ जाएगी। सहकारिता के विस्तार के लिए हम काम करेंगे। सहकारिता क्षेत्र के अंदर शिस्त और शुचिता आए, इसके लिए भी काम करेंगे। सहकारी संस्थाएं समृद्ध बने, इसके लिए भी काम करेंगे। और यही वर्ष के अंदर कई नए क्षेत्र के अंदर सहकारिता की रीच बढ़े और भारत का हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से सहकारिता से जुड़े, इस दिशा में
हम बहुत आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति वाला देश बनाने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र भी बनाना है, जिसमें सहकारिता क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान होगा। मोदी जी का जो लक्ष्य है दुनिया की तीसरे नंबर की आर्थिक शक्ति बनना और 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना, ये दोनों लक्ष्यों की पूर्ति में सहकारिता क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यह भी बताया कि बहुत जल्द ही देश में अम्ब्रेला संगठन बनाकर डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के साथ ऑनलाइन लेन देन और विदेश के साथ व्यापार को एकीकृत करने का काम किया जाएगा। बहुत जल्द ही अम्ब्रेला संगठन का एक भवन बनाकर देश में नई सहकारी बैंकों की श्रृंखला बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और सारी कोऑपरेटिव बैंकों के लिए अलग थलग कोर बैंकिंग सिस्टम से हटकर एक एकीकृत प्लेटफॉर्म पर ले जाकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लियरिंग की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन लेन देन और विदेश के साथ व्यापार, ये सारी गतिविधियां अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में समाहित हो, इस प्रकार का कार्य का आयोजन ये अम्ब्रेला संगठन करेगा। स्विट्जरलैंड के दावोस में 20 जनवरी से 24 जनवरी तक विश्व आर्थिक मंच की बैठक का आयोजन हुआ। इसमें बैठक में भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, CR पाटिल, के राम मोहन नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी शामिल हुए। साथ ही महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस, आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत कई नेताओं ने भी हिस्सा लिया। भारतीय राजनेताओं ने इस आयोजन के दौरान इंडिया फर्स्ट का संदेश दिया। आयोजन में दुनिया भर की कंपनियों ने भारत में निवेश करने की रुचि दिखाई है। All of us together from different political parties, from different regions, different languages, the diversity that we represent here, we also represent the unity within this entire diverse group. And our purpose is to make sure our country gets that position which it deserves, and we will all work together going forward as one team. Despite all the disruptions and issues that the world is facing, India has emerged as a very trusted country. In today's world, we don't think that this is either this country or that country. We believe in this country and that country. World is looking at India as a destination for co-creation of technologies, for developing new applications. People do look at the domestic demand also, but also people look at India as a hub for global production and global growth. Team India, in one place we are all talking in one voice. India brand is very strong under the leadership of Narendra Modi ji. India is well positioned in 2-3 aspects. One is first mover advantage on technology. Second is Indians are having an advantage of demographic, very young, and also entrepreneur skills. Indians are the most acceptable community globally. Golden era for India has started. This meeting is an indication for that, under Honorable Prime Minister. At Davos, we could see one India. And I think it's a great example of cooperative and competitive federalism, whereby we are talking in one voice, but at the same time we are competing for business, we are competing for showcasing the abilities of our state. It's been a tremendous show of spirit and unity, representing all the best strengths and talent and skill, an opportunity that India represents, the power and capability of our youth. We have been elected for the third time NDA government in India. That itself shows the kind of confidence the people of India have on the leadership that India has today. And that in itself has been able to let us create strong policies so that the country moves forward. And that has been the unique strength that India possesses today. Be one of the trusted partners for the whole world itself.
and we have some collective goals of Viksit Bharat 2047. No better picture than the people here can showcase that at Davos. So this is the strength that we have. When we go to different platforms, when we go to different meetings where the global leaders are there, heads of various other countries are there, the kind of respect that we get and the way they look up to us, not only in terms of investment, but also in terms of exchanging technologies, exchanging ideas, innovations. I could sense that everybody is looking at India as a future. We represent a unified India. The Honorable Prime Minister always said that strong states make strong nation, and we are a clear indication of that. Next 25 years at least is India's 25 years, and together we all should deliver on the vision of the Honorable Prime Minister, which is Viksit Bharat 2047. अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 29 जनवरी को होने वाले अपने 100वें लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है। ये एक नेविगेशन उपग्रह के लिए GSLV मिशन होगा। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी के लिए ये मिशन आगामी मील का पत्थर साबित होगा और सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। It is a very so exciting to think. 1979 we had the first SLV rocket launch. Of course we had a small setback in that, and then 80 we had the first successful SLV-3. From that we have come a long way. From Sriharikota, from 3 launch sites, this is the 100th launch. It is the Mark II vehicle called F-15 vehicle. Through that vehicle we are going to place the second generation navigation satellite NVS-02, which is having our indigenous atomic clock and which is going to be used for lot of purpose, navigation purpose. That is the launch what we have targeted on 29th of this month. So it is going to be a major milestone. A country which started with a very humble beginning almost 62 years back and moving rockets in bicycles that time, and the satellite for experiment through bullock carts. From that era, please imagine we have come a long way serving the country, and we are going to have the 100th launch. It is thinking itself, it is quite exciting, and it is going to be accomplished. It's a great milestone for the entire country. So every citizen can be proud of that milestone also. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोलो सुबियांतो से मुलाकात की। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर हैं। वो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। और आइए अब बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के योगी सरकार के संकल्प को साकार करते हुए शुक्रवार को सेक्टर 7 में अद्भुत ड्रोन शो का आयोजन किया गया। यूपी पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस शो में सैकड़ों ड्रोन की मदद से आसमान में जीवंत आकृतियों का प्रदर्शन किया गया। ड्रोन शो में श्रद्धालुओं ने देवताओं को अमृत कलश पीते हुए देखा। इसके साथ ही समुद्र मंथन की दिव्य झांकी ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यूपी दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक झांकी ने शोभा बढ़ाई। ड्रोन के जरिए आसमान में महाकुंभ और उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो उकेरा गया, जिसने सभी को आकर्षित किया। शंख बजाते हुए साधु और संगम में स्नान करते हुए सन्यासी की छवि भी बेहद आकर्षक रही। ड्रोन शो का मुख्य आकर्षण विधानसभा भवन पर लहराता तिरंगा रहा। ये दृश्य देशभक्ति और गर्व से भरा हुआ था। इस ड्रोन शो के माध्यम से महाकुंभ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी बड़ी खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई है और महाकुंभ के अंत तक ये संख्या 40 करोड़ के पार कर जाने की उम्मीद है। और सेवादूत स्वच्छ जल और प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस पर देखते हैं महाकुंभ क्षेत्र से हमारी सहयोगी दीपिका महतो की ये खास रिपोर्ट।
प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का आंकड़ा अब तक 10 करोड़ के ऐतिहासिक मील के पत्थर को भी पार कर चुका है। महाकुंभ के अंत तक ये संख्या 45 करोड़ के पार होने की उम्मीद है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि श्रद्धालुओं की इस ऐतिहासिक भीड़ के बाद भी महाकुंभ क्षेत्र में इतनी स्वच्छता कैसे है? संगम का जल इतना साफ कैसे है? हम लोग जैसे कि यहाँ के सफाई कर्मी हैं, सभी गंगा दूत 2000 तक लगे हुए हैं पूरे प्रयागराज महाकुंभ में। उनसे पूरा बताते हैं, दिखाते हैं कि देखिए कचरा है, कचरे का डब्बा है, इसमें आप डालिए, फूल माला को उठाइए, गंगा नदी साफ रहेंगी, स्वच्छ रहेंगी, तभी आप लोग यहाँ से जल ले जाओगे तो बताओगे कि हम महाकुंभ संगम से जल लेकर आए हैं। जिस जल को शुद्ध रखना है तो यहाँ साफ सफाई का ध्यान देते हुए हम लोग सबको संकेत देते हैं। जो नहा रहे हैं उन लोगों को चेंजिंग रूम में हम लोगों को भेजना है। भाई सब जेंट्स लोग हैं, इसलिए चेंजिंग रूम में उन लोगों को भेजते हैं। कपड़ा नहीं उसमें धोने देते हैं, माला फूल चढ़ा तो देते हैं, मगर जो सफाई वाले लगे उन लोगों को हम बोलते हैं कि इसको छान के बाहर रखो। हजारों सेवा दूतों के प्रयासों से ही श्रद्धालुओं को पवित्र स्नान के लिए स्वच्छ जल मिल पा रहा है। सेवा दूत वे सेवा कर्मी हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि श्रद्धालु हर समय अनुशासन बनाए रखे। सेवा दूतों को केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन को बरकरार रखते हुए स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त नदी अनुभव सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया है। दीपिका महतो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, महाकुंभ क्षेत्र, प्रयागराज। महाकुंभ में हर कोई सनातन और आध्यात्म के रंग में सराबोर है। फिल्मी सितारे भी इसका हिस्सा बन रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ आकर संगम में आस्था की डुबकी लगाई और इसके बाद गृहस्थ जीवन का हिस्सा त्याग कर उन्होंने संन्यास ले लिया। ममता कुलकर्णी ने कई बड़ी फिल्मों में एक्टिंग की है। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी का पहले संन्यास हुआ और फिर उसी अखाड़े में उसे नया नाम मिला, माई ममता नंदगिरी। किन्नर अखाड़े ने उनका पिंडदान कराने के बाद उनका पट्टाभिषेक भी उसी समय कर दिया। संन्यास और पट्टाभिषेक के बाद ममता ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य होगा कि महाकुंभ की इस पवित्र बेला में मैं भी साक्षी बन रही हूं। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सनातन संस्कृति का दिव्य रूप, प्रयाग की पावन धरा से अलौकिक महाकुंभ की महिमा। दिव्य भव्य महाकुंभ की स्पेशल कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर। नई सुबह, नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। दिल्ली में हुए दंगों के 5 साल गुजर गए हैं। 5 साल बाद भी जख्म भरे नहीं हैं। जहां भर भी गए वहां निशान बाकी हैं। वो निशान आंखों में जिंदा हैं। आंखों के आगे अपनों को खोया था। यमुना विहार के RWA एसोसिएशन की तरफ से 5 साल की गुजरी यादों को ताज़ा किया, जिसमें दिल्ली दंगों से प्रभावित परिवार शरीक हुए। देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। ये जो घटना घटी थी, हम लोग यहीं पर थे। सभी लोग डर के मारे जो है रूम बंद हो गया था। अब इन पे 9 मॉडल लगे हुए हैं, ना तो कहीं कमाने लायक रही, पढ़ाई इनकी छूट गई। अब ये कमाएंगे नहीं, अब ये रोज ही कोर्ट में ही बैठे रहेंगे, तो क्या करेंगे ये बच्चे। वो कौन थे जो तकरीबन 400 की संख्या में दहशत फैलाने आए थे? यमुना विहार की गलियों में आतंक का पैगाम लेकर आए थे। कैसे यहाँ की सड़कों पर आग का गुबार फैल उठा, सब कुछ धुआं धुआं सा हो गया था। अपने ही अपनों के दुश्मन बन गए थे। उस खौफनाक मंजर के गुजरे करीब 5 साल हो चुके हैं। 24 फरवरी 2020 को यमुना विहार की गलियों में जो गुजरा
दिल्ली शहर पर दंगों का दाग चस्पा कर गया। जो ये घटना घटी दंगई, ये बहुत ही शर्मनाक है, खासकर हम लोगों के लिए। हम लोग तो बात करते हैं टेररिज्म से लड़ने की, सीमाओं पे लड़ने की, कि भाई वहाँ हमारा दुश्मन है, वहाँ आतंकवादी आ रहे हैं, पाकिस्तान से घुस रहे हैं। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि हमारे जो इंडिया के अंदर जो टेररिज्म है, इंटरनल टेररिज्म, जो ये इस प्रकार के दंगाई हैं, जो आतंकवादी हैं, पहले हमें इनसे लड़ना चाहिए। करीब सुबह 11:30-12 बजे से शोर शराबा शुरू हो गया था अपोजिट साइड से, और बाद में करीब 1 बजे के आसपास स्टोन पेल्टिंग शुरू हो गई थी, और हम लोगों ने अपने को बचाते हुए वहाँ से फिर हम लोग जो है निकले। काफ़ी चीज़ें हमें न्यूज़ में देखी, और उसके बाद फिर पंप पे आग लगा दी गई थी हमारे। आज भी आंखें नम हैं, अपनों को तलाश रही हैं। आज भी अपने बेटे का इंतजार है जो दहशतगर्दों की भेंट चढ़ गया। गुस्सा है आज भी मां को, उनका बेकसूर बेटा सलाखों के पीछे है। संजीव कश्यप हाई कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। 5 साल से निचली अदालत की चक्कर काटते काटते थक गए हैं। जिसमें ब्रजपुरी के 5 बच्चों को कन्विक्शन दिया गया है ट्रायल कोर्ट द्वारा, उसके लिए हम हाई कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे। हमारे बच्चे निर्दोष है। पुलिस ने जो चश्मदीद गवाह बनाया है, 5:30 बजे की इंसिडेंट दिया है, और 5:30 बजे जो चश्मदीद बना है वो इंसिडेंट से 400 मीटर दूर था। उसकी पुलिस की लोकेशन है। 5 साल बीते हैं, जख्म हरे हैं, परिवार दर परिवार उजड़ गए, बेटे जेलों में बंद हैं, बच्चे बाहर बिलख रहे हैं। अमन के दुश्मनों ने इलाके में धर्म का जहर बो दिया। हकीकत है कि निर्दोष परिवार भी न्याय की आस में है। उम्मीद इस बात से है कि दोषियों को सजा और सबक मिलेगी। दिल्ली दंगों के 5 साल बीत गए, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनके भीतर वो मंजर आज भी जिंदा है। आज भी उन मंजरों को याद करते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी को अपने को खोने का गम है, तो कोई आज भी अदालत में चक्कर काटकर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। कैमरामैन पीयूष के साथ धीरज कुमार, डेली न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सीजेआई ने 3 जजों की नई बेंच का गठन किया। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर 28 जनवरी को सुनवाई करेगी। मुस्तफाबाद सीट से AIMIM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। इससे पहले ताहिर की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करने वाली 2 जजों की बेंच जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने अलग अलग राय दी थी। जस्टिस पंकज मित्तल जहां ताहिर को जमानत देने के पक्ष में नहीं थे, वहीं जस्टिस अमानुल्लाह की राय थी कि कुछ शर्तों के साथ जमानत दी जा सकती है। देश की आन बान और शान 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लाइव कवरेज के लिए लोक प्रसारक दूरदर्शन ने विशेष व्यवस्था की है। इस व्यवस्था में न केवल उच्च तकनीक से लैस 50 से अधिक कैमरे 4K फॉर्मेट में इवेंट को कवर करेंगे। देशवासियों तक गणतंत्र दिवस परेड के लाइव कवरेज के लिए तमाम इंतजामों का कर्तव्य पथ पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने जायजा लिया। कर्तव्य पथ मेगा इवेंट आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है और दूरदर्शन दुनिया भर में इसका सीधा प्रसारण करेगा। 50 से ज्यादा कैमरे इस इवेंट को कवर कर रहे हैं। Both Doordarshan as well as All India Radio and their all the constituent units, officers, staff, personnel, all of them have been working tirelessly to ensure that the telecast and the radio cast of this very important, the most important event of our country happens smoothly. A lot of effort goes into it, a lot of logistics are involved. There are more than 50 odd cameras which are everywhere. You have optical fiber lines, your regular lines, your fallback lines, all that is happening, and to ensure that we have a completely uninterrupted coverage of this great the important event that we have. ये कार्यक्रम 4K में कवर किया जाएगा और दूरदर्शन के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी प्रसारित किया जाएगा।
जो रिजोल्यूशन इस बार हमारे दर्शकों को नज़र आएगी वो पिछले वर्षों की तुलना में सब्सटैंशियली बेहतर होगी। राष्ट्रपति भवन से लेकर के और राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल तक के बीच में हमारे लगभग 53 कैमरास हैं जो इस पूरे इवेंट को कवर करेंगे और इसकी लाइव फीड हम पूरे देश भर में दिखाएंगे। दूसरी जो इस साल नई चीज़ है कि हमारा वेव्स OTT भी लॉन्च हो चुका है और उस पे भी इसकी लाइव कवरेज हम दिखाएंगे। दूरदर्शन के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेगा। मैं इस वक्त दूरदर्शन के कंट्रोल रूम में हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी लोग तैनात हैं और पिछले 15 दिन से ज़बरदस्त तैयारियाँ चल रही हैं। 200 से ज़्यादा लोग जिनमें इंजीनियर, साउंड रिकॉर्डिस्ट और प्रोड्यूसर्स, कैमरामैन तो खैर हैं ही, ये सब लगे हुए हैं ताकि आप तक दूरदर्शन पहुँचाए बेहतरीन कवरेज। और इस बार का कवरेज है 4K में। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं विशाल बरिस्टो, DD न्यूज़ दिल्ली। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 3 बजे से शुरू होंगी। ये कदम यात्रियों को कर्तव्य पथ तक पहुंचने और गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनने में मदद करेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए सुबह 6 बजे तक मेट्रो हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी। इसके बाद पूरे दिन मेट्रो की सेवाएं रेगुलर टाइमिंग के अनुसार संचालित होंगी। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वो अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और इन मेट्रो की जल्दी शुरू की जा रही सेवाओं का उपयोग करके किसी भी तरह की असुविधा से बचें। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत मल्लापेंटा और नडपल्ली के जंगल से 14 माओवादियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए माओवादियों में 8 माओवादियों पर 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पकड़े गए सभी माओवादी जिले के अलग अलग क्षेत्रों में हुए गंभीर घटनाओं में शामिल रहे हैं। जहां पर PLG बटालियन का मूवमेंट रहता था, उस एरिया से 36 लाख के करीब 8 माओवादी संग टोटल 14 माओवादियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी कार्रवाई की गई है और सभी को न्यायालय में पेश किया गया है। इसी के साथ साथ कई सारी ऐसे वस्तुएं जो वो पुलिस को क्षति पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते थे वो भी बरामद की गई है। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में प्रतिदिन शाम 6 बजे से 8:30 बजे तक भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाता है। यह आयोजन न केवल भक्तों के लिए आध्यात्मिक रूप से लाभकारी है बल्कि उनके शारीरिक संतोष का भी एक जरिया है। प्रसाद वितरण के माध्यम से इस्कॉन भक्तों को प्रेम, शांति और संतोष का अनुभव कराता है। इस वर्ष कुंभ मेला में भी इस्कॉन द्वारा प्रतिदिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जा रहा है, जो एक अद्वितीय प्रयास है। इस्कॉन का ये प्रयास उन्हें न केवल आहार प्रदान करता है बल्कि एक सशक्त आध्यात्मिक अनुभव भी देता है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को शुद्ध आहार प्रदान करने के साथ साथ उनकी आत्मा को भी पोषित करना है, जिससे समाज में सकारात्मकता और प्रेम का समावेश हो। इस्कॉन बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ कुंभ मेला में भाग ले रहा है। इस वर्ष तो 144 वर्ष के बाद ऐसा पर्व आया है जिसका विशेष महत्व है। इस्कॉन के जितने भी मंदिर और केंद्र हैं 10 किलोमीटर तक कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। शाम को जो भी दर्शन करने के लिए आता है तो हमारे दिल्ली में भी प्रसाद वितरित किया जाता है। विशेष एक हाईटेक किचन का निर्माण किया गया है जिसके माध्यम से 1 लाख दर्शनार्थियों को और भक्तों को प्रतिदिन सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक प्रसाद वितरित किया जा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना ESIC के तहत नवंबर 2024 के महीने में 16.07 लाख नए कर्मचारी जोड़े गए हैं। साल 2024 नवंबर में 20,212 नए प्रतिष्ठानों को ESI योजना के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया गया है। इससे और अधिक श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। नवंबर 2023 की तुलना में नवंबर 2024 में शुद्ध पंजीकरण में 0.97% की वृद्धि हुई। आंकड़ों के मुताबिक नवंबर माह के दौरान जोड़े गए कुल 16.07 लाख कर्मचारियों में से 7.57 लाख कर्मचारी 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के हैं। ये संख्या कुल पंजीकृत कर्मचारियों का लगभग 47.11% है। पेरोल डेटा का महिला पुरुष विश्लेषण बताता है कि नवंबर 2024 में महिला सदस्यों का शुद्ध नामांकन 3.28 लाख रहा है। इसके अलावा नवंबर 2024 के महीने में कुल 44
ट्रांसजेंडर कर्मचारियों ने भी ESI योजना के तहत पंजीकरण कराया है, जो समाज के हर वर्ग को इसका लाभ पहुंचाने के लिए ESIC की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करता है। असम के गुवाहाटी में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। असम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ASCPCR, राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, बाल रक्षा भारत और चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट के संयुक्त प्रयास से ये कार्यक्रम मनाया गया। ASCPCR अध्यक्ष डॉक्टर श्यामल P. सैकिया ने बालिकाओं के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने उनके विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और उनके लाभ के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालना था। Each and every one of the society, each and every family, to extend their support for benefit of the girl child. In last few years, government has taken maximum initiative for improvement of the girl child's future. Nowadays, uniforms are free, books are free, no fees is to be paid in the educational institutions. So government is providing maximum support. हमास ने शनिवार को रिहा होने वाले 4 और बंधकों के नाम की घोषणा की है। रिहा होने वाले बंधकों के नाम करीना एरीव, डैनिएला गिल्बोआ, नामा लेवी और लिरी अलबाग हैं। इजराइल की ओर से नामों की तत्काल पुष्टि नहीं की गई है। वहीं प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा, समझौते के तहत तय समय सीमा तक इजरायली सेना लेबनान से वापसी नहीं कर पाएगी। नेपाल पश्मीना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और नेपाली उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पश्मीना महोत्सव शुरू हो गया है। काठमांडू में पहली बार आयोजित पश्मीना महोत्सव ने उपभोक्ताओं का ध्यान शानदार कपड़े के उपयोग की ओर आकर्षित किया। नेपाल में असली पश्मीना को अक्सर सरकार द्वारा प्रमाणित लेबल के साथ च्याङ्ग्रा पश्मीना के रूप में ब्रांड किया जाता है। इस उत्पादन में पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक बुनाई विधियां शामिल हैं। ये प्रदर्शनी 25 जनवरी तक चलेगी। इसमें 150 से अधिक घरेलू स्टॉलों का प्रदर्शन किया जाएगा। चंडीगढ़ आइस हॉकी टीम पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हिस्सा ले रही है। ये युवा खिलाड़ी रोलर हॉकी में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। कितना मुश्किल था इनके लिए परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना और अपनी तकनीक को आइस हॉकी के हिसाब से ढालना, इस बारे में उनके साथ डीडी न्यूज़ ने खास बात की। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए इस समय हम लेह में हैं और मेरे साथ चंडीगढ़ टीम के खिलाड़ी हैं। मेरे साथ मेंस टीम के कोच हैं गौरव रहेजा, चेतनप्रीत सिंह जो खिलाड़ी हैं, आदित्य रामपाल, उज्जवल प्रताप सिंह और रोहित रंधावा जो वुमेन्स के कोच भी हैं। पहले गौरव जी आपसे पूछना चाहूँगा कि बढ़िया मुकाबला हुआ आपका यूटी लद्दाख के साथ। डिफेंस आपने पीरियड 1 में बढ़िया किया, लेकिन हार्ड लक रहा, अब 6-0 से आपको हार मिली। हमने सर स्ट्रेटजी बनाई थी बच्चों के साथ कि बिकॉज दे आर दी बेस्ट। यूटी लद्दाख बेस्ट टीम है, पिछले साल की चैंपियन है और हम लोग इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम लोग आइस हॉकी पे परफॉर्म कर रहे थे। बट हमारे प्लेयर ऑलरेडी इंडियन हॉकी के नेशनल मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हैं प्लेयर्स, तो हमारे पास सेंस ऑफ गेम थी, लेकिन हम लोग लैक थे सिर्फ स्केटिंग में। तो हमारे पास यही था कि हम लोग जितना डिफेंस बेटर करेंगे और काउंटर पे खेलेंगे उतना हम बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। चेतनप्रीत, जैसा आपके कोच ने भी कहा कि इनलाइन हॉकी आप लोग खेलते हैं, वो शिफ्ट करना इस हॉकी में कितना डिफिकल्ट था? सर बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन 2 पार्ट्स में हम करेंगे। जो हमारा स्टिक वर्क था, हमारी टेक्निकल स्टिक वर्क बहुत अच्छा था। हमारा प्रॉब्लम कहाँ हुआ, हमारे स्केटिंग में फुट स्किल में हमारा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन वो भी ओवरकम करने की कोशिश की। बाकी जैसे सर ने बताया, हमारा स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट हमसे पहले था, बिकॉज यूटी लद्दाख के 23 में से 7 वो प्लेयर हैं जो एशियन विंटर गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। और हमारे लिए इट इज़ मतलब एज अ टीम कैप्टन मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है कि मेरी टीम इतना परफॉर्म करी कि हमने उन्हें 6-0 पे रोका। उज्जवल, क्या कहना चाहेंगे? खेलो इंडिया विंटर गेम्स एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है खिलाड़ियों के लिए। बहुत अच्छी टीमों के साथ हमें खेलने का मौका मिला, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके साथ हमें खेलने का मौका मिला। भले ही हम पहली बार ही आए थे, हमने अपना बेस्ट परफॉर्म करने की ट्राई करी। हाँ, थोड़े अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, स्केटिंग हमारी थोड़ी सी वीक रही कहीं ना कहीं, पर गेम सेंस हमें आती थी तो उस हिसाब से हमने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। चलिए, आप चंडीगढ़ से आप सब लोग आते हैं, अडाप्ट करने में आदित्य कोई दिक्कत तो नहीं?
स्टार्टिंग में हमें काफ़ी दिक्कत आई है कि मतलब वहाँ पे इतना टेम्परेचर नहीं होता मोस्टली, और मतलब हम अगर हमारे पास में जो है शिमला वगैरह, वहाँ पे भी इतना टेम्परेचर नहीं जाता, पर 2-3 डेज़ हमें लगे। हमने प्रॉपर रेस्ट लिया रूम्स के अंदर 48 आवर्स का। उसके बाद हमें काफ़ी मतलब चेंजेस महसूस हुए, हम प्रॉपरली ब्रीथ कर पा रहे थे, और हमें मतलब प्रॉपर फैसिलिटी मिली खेलो इंडिया की तरफ से, प्रॉपर फूड, रहना सारा कुछ मतलब प्रॉपर फैसिलिटी। उसके बाद हम ईजिली अडाप्ट कर पाए चीज़ें। तो रोहित जी, फ्यूचर कैसे देखते हैं चंडीगढ़ टीम का, विमेंस टीम और मेंस टीम का आइस हॉकी में? देखो, जैसे हम कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव ले रही है स्पोर्ट्स को बूम करने में, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, तो जो ग्राउंड वर्क से अगर हम रूरल एरिया से बच्चों को उठाएं तो हमारे पास टैलेंट बहुत है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद करेंगे कि आप देश के लिए खेलें और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स लेके आएँ। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, ले डीडी न्यूज़। भारत की महिला और पुरुष टीम ने खो खो विश्व कप के पहले संस्करण का खिताब जीतने में कामयाबी पाई। दोनों ही टीमों के कप्तानों के लिए ये प्रतियोगिता और खिताबी जीत यादगार रही, जो उनके जीवन में एक मील का पत्थर साबित हुई है। टीम के कप्तानों से खास बात की हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। भारत ने खो खो विश्व कप के पहले संस्करण में महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों का खिताब अपने नाम किया, और इस वक्त हमारे साथ हैं दोनों ही टीमों के विनिंग कैप्टन। प्रियंका, आपके साथ शुरुआत करते हैं। किस तरह का आपका पूरा अनुभव रहा खो खो विश्व कप का, क्योंकि पहला ही संस्करण था? किस तरह की आपकी उम्मीदें थी इस विश्व कप से, और कितनी वो उम्मीदें पूरी हुई हैं? ये हमारे भारत की मिट्टी का खेल है, पता नहीं था आगे जाके इस प्लेटफॉर्म तक आएगा, लेकिन बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि पहले खो खो को इतना अच्छा ग्लैमर नहीं था, लेकिन अभी हमारा खो खो बहुत बड़े लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर आया है, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। सबसे ज़्यादा क्या बदला है आपके जीवन में इस खिताबी जीत के बाद? मुझे लगता है कि ये जीत के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली है मेरी लाइफ में भी और खो खो की लाइफ में भी, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था इतने साल से कि खो खो ये लेवल पे जाएगा। कई ऐसे पल रहे होंगे जब आपने मुश्किलों पर पार पाके अपने इस खेल को जारी रखा होगा। जब खो खो खेलना चालू किया था तो पहले फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि खो खो को ग्लैमर प्लेटफॉर्म नहीं था इतना अच्छा, लेकिन अभी उनको बहुत गर्व होता है कि उनकी बेटी ने आज वो कर दिखाया। कौन सी बड़ी मुश्किलें आपको इस पूरी यात्रा में उनका सामना करना पड़ा? मुझे लगता है कि फाइनेंशियल कंडीशंस मेरी घर की, मतलब मेरी खुद की खो खो के लिए इतनी नहीं थी, क्योंकि एक बड़ा प्लेयर बनने के लिए आपको डाइट वगैरह बहुत ज़रूरी होता है, जिम जाना पड़ता है, मतलब आपके ऊपर काम करना पड़ता है बहुत सारा, तो उसके लिए फाइनेंशियल कंडीशंस भी पहले जो हमारी थी वो मुझे बस स्ट्रगलिंग रही है। अब आगे क्या लक्ष्य आपने तय किया है अपने लिए, अपनी टीम के लिए और देश में खो खो के लिए? अभी खो खो का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट होने वाला है, क्योंकि अभी हमारा खो खो कॉमनवेल्थ में भी जाएगा, एशियन गेम्स में भी जाएगा। तो पुरुष और महिला टीम के जो कप्तान हैं उन्हें बेहद खुशी है कि पहले ही संस्करण का खिताब वो अपने नाम कर पाए। वहीं उनकी यही उम्मीद है कि जो खो खो का जो खेल है इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और ओलंपिक में भी एक दिन ये खेल दिखाई दे। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। कश्मीर के दो दिव्यांग क्रिकेटर आमिर और माजिद फिजिकल डिसेबिलिटी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। हमारे संवाददाता नारायण सिंह के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि कैसे हाल के वर्षों में कश्मीर में खेलों में काफ़ी बदलाव आया है। फिजिकल डिसेबिलिटी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का शानदार प्रदर्शन रहा और इनॉग्रल एडिशन में भारतीय खिलाड़ियों ने इंग्लैंड को फाइनल मुकाबले में एक बड़े मार्जिन से हराया और ट्रॉफी अपने नाम की। इस वक्त हमारे साथ है टीम के दो खिलाड़ी की दोनों कश्मीर से हैं, आमिर और माजिद। आमिर, अपने प्रदर्शन के बारे में बताइए। प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, हर किसी का कंट्रीब्यूट बहुत अच्छा था, चाहे टीम से बाहर था कोई लड़का, टीम में था, हर किसी का सपोर्ट था। बस यही था दिमाग में कि यहाँ से ये ट्रॉफी लेके जाना है, इंडिया लेके जानी है, और चाहे सामने पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो या श्रीलंका हो, हर टीम के साथ दो मैच हुए, लीग मैच। एक मैच हम फाइट करके हार गए लास्ट पे इंग्लैंड के साथ। जो काम कोच ने हमारे साथ किया, बहुत बढ़िया काम, चाहे रोहित जिलानी सर हो, राम सर हो। दर्शक भी बड़े उत्सुक रहते हैं जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है। जी बिल्कुल, प्रेशर तो रहता है, लेकिन वो प्रेशर किसी को दिखाना नहीं पड़ता है सर। जब भी आप पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हो तो सर प्रेशर आपको अंदर ही ख़त्म करना पड़ता है। तो बाहर अगर आपका दिख रहा है प्रेशर तो आप खेल नहीं पाओगे। सो दैट्स व्हाई आपको पूरा कंसंट्रेट गेम पे ही करना होता है। तो पाकिस्तान के साथ अच्छा वन साइडेड गेम हुआ हमारा, तो काफ़ी अच्छा लगा उनको हरा के। तो आमिर, अगर बात करें कि कश्मीर में
काफ़ी बदलाव दिख रहा है खेलों के प्रति, काफ़ी खिलाड़ी जो हैं न केवल क्रिकेट में हर क्षेत्र में कश्मीर से आ रहे हैं, तो क्या बदलाव दिखता है कश्मीर में अभी आपको? जी सर, सही बात है आपकी। पिछले 6-7 साल से अभी कश्मीर का जो सपोर्ट्स है अभी बहुत बदल चुका है, चाहे क्रिकेट का क्रेज़, फुटबॉल का क्रेज़ या पैरा ओलंपिक की। माजिद, अगर बात करें डिफरेंटली एबल खिलाड़ियों की, तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और क्या एक दिमाग में रहता है कि इनको ओवरकम करना है और परिस्थितियाँ कभी विपरीत भी होती है, तो कैसे इन चैलेंजेस को आप जीतते हैं? जी सर, बिल्कुल आपकी बात सही है कि जैसे फिजिकल डिसेबल प्लेयर जो उसको ये दिखाना नहीं पड़ता है सर ग्राउंड में कि जैसे आप खेल रहे हो ग्राउंड में, तो उसका पूरा ना अपना कॉन्सेंट्रेट गेम पे करना होता है, तो वहाँ पे नहीं दिखता है सर हम फिजिकली हैं या वहाँ पे नॉर्मली खेलना पड़ता है। तो इसीलिए दिमाग में यही होता है कि जो भी हमारी अपोजिट टीम है उसको हराना ही है, आपको 100% देना ही है अपना। किस तरह से कश्मीर में बदलाव हो रहे हैं, खेलों में जो परिवर्तन आए हैं, सभी खिलाड़ी हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं और यही सिलसिला चलता रहेगा, जिस तरह की बात आमिर और माजिद ने कही। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।